we will start atomic radius, periodic trends in properties of element. हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है इस समय कंटेंट नंबर 3.7 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें एटॉमिक रेडियस प्रेजेंट है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 82 पर यहां 3.7 कंटेंट में एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। जैसे कि एटॉमिक रेडियस आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एटम की रेडियस को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। बट इस रेडियस को हम कैलकुलेट कैसे करें? पहली बात तो एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, जिसके कारण कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं हो पाती, इसलिए हम एटम की रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर पाते। यहां पर अगर यदि हम लोग बात करें, इसमें एटॉमिक रेडियस में लिखा हुआ है, यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज ए लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए बॉल। अगर यदि एक एटम बॉल की फॉर्म में है तो उसकी रेडियस को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लियर? अब यहां पर फिर एटम की रेडियस को हम लोग जब कैलकुलेट करें तो क्या किया जाए कि एटम की रेडियस मोर एक्यूरेट यहां पर कैलकुलेट हो जाए। तो हमारे पास इस एटॉमिक रेडियस में यहां पर इस जगह पर एटॉमिक रेडियस हमारे पास अब जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये होता है हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में, और बॉन्डेड फॉर्म में एटम या तो इस तरह से कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, या एटम इस प्रकार से किसी क्रिस्टल के अंदर होगा, या एटम यहां पर बिल्कुल दूरी पर होगा। यानी ऐसे एटम जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते वो इस प्रकार की रेडियस बनाएंगे। अब हमारे पास इसमें तीन तरह की रेडियस आ गई। ये कहलाती है कोवलेंट रेडियस, ये कहलाती है मेटेलिक रेडियस, देन यहां पर कहलाती है वान डेर वाल रेडियस। सबसे छोटी रेडियस इसके अंदर होगी कोवलेंट रेडियस, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देन उससे ज्यादा एक्यूरेट रेडियस हो गई मेटेलिक रेडियस, और सबसे बड़ी रेडियस हो गई वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस अपने एटम की रेडियस से, एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से थोड़ा सा बड़ा होता है। कोवलेंट रेडियस अपने एक्चुअल एटॉम की रेडियस से थोड़ा छोटा होता है, और मेटेलिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस। यहां पर इसी पैराग्राफ में हमारे पास, इसमें आप लोग अंडरलाइन करके रखें, यहां पर अगले पेज में पेज नंबर 83 पर, इस जगह पर जो पेज नंबर 83 दिया हुआ है वहां पर कोवलेंट रेडियस के बारे में लिखा हुआ है। कोवलेंट रेडियस से रिलेटेड जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पूरा अंडरलाइन करके रखें आप लोग। यहां पर कोवलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल, द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर एंड हाफ दिस डिस्टेंस 99 पिकोमीटर। कोवलेंट रेडियस के बारे में इन्होंने बोला हुआ है कि यहां पर इस जगह क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ 198 पिकोमीटर है, जबकि इसकी यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस यानी एटॉमिक रेडियस इस जगह पर 99 पिकोमीटर हो जाएगी। यानी इससे कंक्लूजन क्या निकला कि एटॉमिक रेडियस, अगर यदि सपोज ये बॉन्ड लेंथ है तो एटॉमिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर। नाउ इसी में आगे पेज नंबर 83 पर, जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहां पर पेज नंबर 83 में कोवलेंट रेडियस के बारे में दिया हुआ है। यहां पर इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। कोवलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल, द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर। देखो, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिस्टेंस दी हुई है, यानी दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस 198 पिकोमीटर, एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, इज 99 पिकोमीटर। इस टेकन इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द क्लोरीन। ये किसकी रेडियस आ गई? क्लोरीन की। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। फॉर मेटल्स, अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में कौन सी रेडियस? मेटेलिक रेडियस। अंडरलाइन करें यहां पर। फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म्स मेटेलिक रेडियस which is taken is the half of the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal. For example, the distance between the two adjacent copper atoms. अब हमने क्या लिया? कॉपर का एक क्रिस्टल लिया और कॉपर के सॉलिड क्रिस्टल के उसमें बॉन्ड लेंथ निकाली 256 पिकोमीटर। Hence the metallic radius of the copper is assigned a value of 128 पिकोमीटर। तो यहां पर जब उसका हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 128 पिकोमीटर। फॉर्मूला वही रहेगा। एटॉमिक रेडियस
इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों में से जो भी आप लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहलाती है हमारे पास मेटेलिक रेडियस, यानी कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस दोनों को ही हम एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में मानते हैं। बोथ कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज ए मेटल और ए नॉन मेटल। अगर यदि ये मेटल होगा तो कौन सी रेडियस आएगी, मेटेलिक रेडियस, और अगर यदि ये नॉन मेटल होगा तो यहां पर कौन सी रेडियस आ जाएगी, ये कोवलेंट रेडियस। और हम ये समझ चुके हैं कि मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में से छोटा कौन होगा, कोवलेंट रेडियस। और कोवलेंट रेडियस आप जानते हो कि ओवरलैपिंग के कारण ये यहां पर अपनी एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए मेटेलिक रेडियस की वैल्यू कोवलेंट रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसी में अगले पैराग्राफ में आप अंडरलाइन करें, यहां पर इन्होंने एल्कली मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। एल्कली मेटल्स या हेलोजन के बारे में अगर यदि हम कंपेयर करें तो एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन में यहां पर अगर यदि बात की जाए तो एक तरफ तो हम लोगों ने ले लिया एल्कली मेटल्स और यहां पर इस जगह पर ले लिया हेलोजन्स। अगर यदि इस जगह पर बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और यहां आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये सब, इन सब में कौन सी रेडियस आती है, मेटेलिक रेडियस, और इन सब में कौन सी रेडियस आती है, कोवलेंट रेडियस। यहां पर क्योंकि ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये सब नॉन मेटल हैं, और ये सब क्या है बच्चों, मेटल्स। मेटल में कौन सी रेडियस, मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल में कौन सी रेडियस, कोवलेंट रेडियस। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमेशा एटॉमिक रेडियाई का ही पूछा जाता है, और एटॉमिक रेडियाई का मतलब एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं हम। अगर मेटल है तो मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल है तो कोवलेंट रेडियस, और मेटेलिक रेडियस कोवलेंट रेडियस से बड़ी होती है। अगर सपोज आपके पास एग्जांपल यहां दिया जाए कि लिथियम और आयोडीन में बड़ा कौन होगा, कभी भी हम नंबर ऑफ शेल में ऐसे इस तरह से बात नहीं करते। लिथियम में इस जगह पर कौन सी रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयोडीन में कौन सी रेडियस, कोवलेंट रेडियस। तो बताओ बच्चों कौन सी रेडियस बड़ी होगी इस जगह पर, मेटेलिक रेडियस। तो कई जगह पर आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा कि लिथियम की रेडियस आयोडीन से बड़ी होती है, जबकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ने पर रेडियस बढ़ती जाती है, लेकिन अपने एक ग्रुप में। जैसे यहां आ जाओ बच्चों एल्कली मेटल्स में। एल्कली मेटल्स में अगर हम बात करें तो यहां पर ये n इक्वल टू 2 में होगा, ये 3 में होगा, ये 4 में होगा, ये 5 में होगा, ये 6 में होगा। इसी प्रकार से नॉन मेटल में ये सेकंड पीरियड में होगा, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, और ये फिफ्थ पीरियड में। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये बढ़ती ही चली जाएगी। यहां इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, और ये डिस्टेंस और बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। अगर आप मेटल में बात कर रहे हो तो मेटेलिक रेडियस बढ़ेगी, और अगर यदि आप हेलोजन में बात कर रहे हो तो कोवलेंट रेडियस बढ़ती ही चली जाएगी। तो यहां पर एल्कली मेटल और हेलोजन्स में हम लोगों ने इस प्रकार से कंपेयर किया। आप चाहें तो यहां पर इसी में पैराग्राफ में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस जगह देखो यहां पर हम लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है फॉर एल्कली मेटल एंड हेलोजन्स, लिखा हुआ है बच्चों, मिला आप लोगों को। एज वी डिसेंडिंग द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम हम लोग जब जाते हैं, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। आप लोग समझ चुके हो कि n की वैल्यू कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी, एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बताओ बच्चों क्या होगा, रेडियस बढ़ती जाएगी। दिस हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन which serves to shield the outer electron from the pull of the nucleus. Consequently, the size of the atom increases as reflected in the atomic radii. जो हमें किसकी फॉर्म में रिफ्लेक्टेड होती है, एटॉमिक रेडियाई की फॉर्म में रिफ्लेक्टेड होती है। इसी प्रकार से यहां पर देखो एक पैराग्राफ और है हमारे पास। नोट दैट द, अंडरलाइन करना है, नोट दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर बीइंग मोनोएटॉमिक, दे आर नॉन बॉन्डेड रेडियाई। अब इनर्ट गैस में तो बॉन्ड बनता ही नहीं है, तो फिर हम रेडियस कैसे करें। तो अगर क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस की बात की जाए,
जो बॉन्डिंग पर डिपेंड करती हो, तो वो दो तरह के रेडियस हैं, एक मेटेलिक और एक कोवलेंट रेडियस। बट अगर यदि इनर्ट केस में बात की जाए तो नॉन बॉन्डेड रेडियाई होती है। वैल्यूज आर वेरी लार्ज, क्योंकि जब उनमें बॉन्ड ही नहीं बनता तो एटम एक दूसरे से काफी दूरी पर होंगे और उसके कारण उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगी, और जब ऐसा होगा तो उनकी रेडियाई भी एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई से बड़ी होगी। इनफैक्ट देखो, अंडरलाइन करो, इनफैक्ट रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवलेंट रेडियाई बट विद द वान डेर वाल्स रेडियाई ऑफ द अदर एलिमेंट। यदि हम लोग यहां पर बात करें तो वान डेर वाल्स रेडियाई एक्चुअल में होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 इंटू कोवलेंट रेडियाई की फॉर्म में। यहां पर ऐसा हम लोगों ने नोट्स में भी पढ़ा हुआ है, क्लास के टाइम पर भी पढ़ा हुआ है। जब आइलैंड में आप लोगों की क्लास लग रही थी तो वहां पर आपको भी बताया गया है कि वान डेर वाल्स रेडियाई ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 इंटू सीआर, 2 इंटू कोवलेंट रेडियस के इक्वल होती है। तो यहां पर जब भी हमें वान डेर वाल्स रेडियस किसी की कैलकुलेट करना होता है तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों? यहां पर तो हम हमेशा कोवलेंट रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, और जो कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर होता है उसी तरह से हम वान डेर वाल्स रेडियस का ऑर्डर यहां पर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वान डेर वाल्स रेडियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 इंटू सीआर। बट वान डेर वाल्स रेडियस अपनी एटॉमिक रेडियाई एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई से ज्यादा रखता है, क्योंकि वहां जब बॉन्ड ही नहीं बनता तो वो रेडियस सबसे ज्यादा होगी। तो फाइनली अगर यदि हम लोग यहां पर बात करें इस जगह पर, यदि सपोज हम एटॉमिक रेडियस का एक्चुअल ऑर्डर निकाल के आए तो वान डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होगा, देन फिर कौन सी रेडियस? मेटेलिक रेडियस, देन उसके बाद कौन सी रेडियस आ जाएगी? कोवलेंट रेडियस। तो यहां पर हमारे पास इस जगह पर रेडियस का ये एक्चुअल ऑर्डर निकल के आता है। ये किस में निकल के आता है? इनर्ट गैस। किसके अंदर निकल के आएगा बच्चों? इनर्ट गैस। आप लोगों ने पढ़ा है एलन की क्लासेस में, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेटेलिक रेडियस किस में निकल के आएगा? मेटल के अंदर। और कोवलेंट रेडियस किसके अंदर निकल के आएगा? नॉन मेटल के अंदर। अब अगर यदि कोई अलग इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए कि मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में कौन बड़ा होगा, तो हम आंसर दे सकते हैं कि मेटेलिक रेडियस कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। इसी में हम एनसीईआरटी की टेबल नंबर 3.6 के बारे में बात करते हैं। वहां पर कुछ एलिमेंट के डाटा दिए हुए हैं। यहां देखो स्टूडेंट, टेबल 3.6a, यहां पर एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में दी गई है और हम बढ़ रहे हैं किधर? अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड पीरियड यहां पर हमारे पास लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने पर यहां देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। और हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा? डिक्रीज। जैसा यहां इन्होंने डाटा में दिया हुआ है, एक पीरियड में लिथियम की रेडियस 152 पिकोमीटर, बेरिलियम की कम हो गई, बोरोन की और कम हो गई, कार्बन की 77 88 के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन की और कम हो गई, ऑक्सीजन की और कम और फ्लोरीन की और कम। यानी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी इस जगह हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन जेड इफेक्टिव। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, ये आ गया हमारे पास थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो बच्चों नेट के एग्जाम में हमें कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाता, हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यहां इन्होंने डाटा दिए हुए, डाटा से कोई लिंक नहीं है, हम सीधा रिलेशन देखकर आंसर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने क्लास के नोट्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है और नेट में बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आता है। जैसे यहां पर इन्होंने डाटा दिए हुए, डाटा याद नहीं करना, बट इनका ऑर्डर आप लोग बहुत इजीली बना लो, ये हमें जरूर याद रखना है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। जैसे यहां सोडियम, फिर यहां पर आ गया इस जगह मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। यानी कंटिन्यूअस रेडियस यहां पर क्या होती जा रही है? डिक्रीज। इसी प्रकार से एटॉमिक रेडियस इन डाउन द ग्रुप अगर यदि हम बात करें
टॉप टू बॉटम जाने पर हमने बोला है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, शेल के इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, देन एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें ग्रुप नंबर फर्स्ट में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम। यहां देखो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, इस जगह रेडियस बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस किसकी आ गई? सीजियम की। इसी प्रकार से ग्रुप नंबर 17 में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ शेल बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। यानी ऑर्डर हमारे पास इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला आता है। सबसे बड़ी रेडियस हेलोजन में किसकी होगी? एस्टेटिन। सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी होगी? फ्लोरीन की। इसी प्रकार से फर्स्ट में टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, इसलिए रेडियस भी बढ़ता चला जाता है। सबसे बड़ी रेडियस किसकी हो गई? सीजियम की। और सबसे छोटी रेडियस फर्स्ट में किसकी हो गई? लिथियम की। इस प्रकार हमारे पास यहां पर इसमें ये टेबल से हमने डाटा बिल्कुल क्लियर किए। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे हमारे पास इस जगह पर एक आयनिक रेडियस। लेकिन आयनिक रेडियस की बात करने के पहले अगर हम बात करें, हमारे पास होती है, जैसे कई बार स्टूडेंट के मन में डाउट आता है कि सर डी ब्लॉक में अगर यदि हम आइडिया लें तो रेडियस क्या इसी प्रकार से निकल के आती है? बिल्कुल सही बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन डी ब्लॉक में हमारे पास क्या होते हैं? मेटल या नॉन मेटल्स? मेटल। तो हम कौन सी रेडियस के बारे में बात करेंगे? मेटेलिक रेडियस। जबकि Z इफेक्टिव बढ़ने पर कौन सी रेडियस कम होती है? कोवेलेंट रेडियस। अब बात करें तो फिर मेटेलिक रेडियस कैसे निकालेंगे? मेटेलिक रेडियस निकल के आता है, मेटेलिक रेडियस अब हमारे पास डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो यहां पर बॉन्ड बनेगा तो ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी तो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एटम और एटम के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होने पर मेटेलिक रेडियस कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर सपोज एक मेटल का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ गया, कोई एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी के लिए। अगर ऑलरेडी उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और अगर बॉन्ड नहीं बनाएगा या बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो गई तो वो एटम एक दूसरे से दूर होंगे, और अगर एटम एक दूसरे से दूर हो गए तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और अगर ऐसा होगा तो मेटेलिक रेडियस बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहां पर हम बात करें कि मेटेलिक रेडियस रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग बढ़ती चली जाएगी। या फिर बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे क्रोमियम 24 और मैग्नीज 25। बताओ बच्चों, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s1। मैग्नीज का क्या होगा? 3d5 4s2। क्या दोनों में 3d5 दोनों में सेम आ रहा है? यस। यहां 4s1 है और यहां पर कौन है? 4s2। 4s1 और 4s2 में ज्यादा स्टेबल कौन? ऑब्वियस सी बात है 4s2 मोर स्टेबल होगा, और अगर 4s2 स्टेबल होगा तो मैग्नीज की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए आगे क्यों आने लगा? तो जब बॉन्ड बनाने के लिए आगे नहीं आएगा तो इस बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, इसके कारण एटम एक दूसरे से दूर होंगे, और ऐसा होने पर इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, और ऐसा होने पर इसकी मेटेलिक रेडियस भी ज्यादा होगी। तो बताओ बच्चों, क्रोमियम और मैग्नीज में मेटेलिक रेडियस ज्यादा किसकी हुई? मैग्नीज की। क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज की मेटेलिक रेडियस क्रोमियम से ज्यादा होती है। यदि हम लोग यहां पर बात करें इस जगह पर क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन में, तो मैग्नीज की मेटेलिक रेडियस क्रोमियम और आयरन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेकिन ये है क्या? मेटल या नॉन मेटल? मेटल। मेटल में रेडियस ही कौन सी निकाली जाती है? मेटेलिक रेडियस। तो अगर क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा जाए एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, तो भी आप यहां पर मेटेलिक रेडियस निकालोगे, और उसमें क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन में मैग्नीज की रेडियस क्रोमियम और आयरन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, कॉपर और यहां जिंक,
कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर यहां पर बात करें हम लोग 30। बोलो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 3d10 4s1, यहां पर बोलो 3d10 4s2। आपको खुद नजर आ रहा है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इस बार ज्यादा स्टेबल है, जिंक। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 4s2, 3d10 दोनों में सेम है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा कौन सा होगा, जिंक का। स्टेबिलिटी अगर यदि यहां ज्यादा है तो इसके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बोलो क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो एटम पास पास या दूर दूर, दूर दूर। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो मेटेलिक रेडियस भी ज्यादा होगी। तो कॉपर और जिंक में बड़ा कौन हुआ, तो एटॉमिक रेडियस का अगर यदि ऑर्डर निकाला जाए तो कॉपर और जिंक में बड़ा कौन, जिंक की रेडियस कॉपर से यहां पर ज्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर सपोज हम लोग बात करें यदि यहां पर एफ ब्लॉक के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, पूरा ऑर्डर यहां से नहीं पूछा जाता लेकिन बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन यहां बनते हैं। जैसे हम लोग बात करें सुमेरियम, यहां पर यूरोपियम एंड गेडोलिनियम, ये कौन सी सीरीज के मेटल हैं, ये है लैंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट हैं। अब अगर यदि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जैसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 4f6 5d0, 4f7 5d0, 4f यहां पर 8 नहीं आता, 4f7 5d1। अब जरा यहां पर देखो इस जगह पर 4f6 और 4f7 में बताओ इन दोनों में स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो कौन सी रेडियस बड़ी होगी, मेटेलिक रेडियस। क्योंकि एफ ब्लॉक में मेटल होते हैं या नॉन मेटल, मेटल। तो बताओ बच्चों सुमेरियम और यूरोपियम में बड़ा कौन, यूरोपियम। अब यूरोपियम और गैडोलिनियम में कंपेयर करते हैं। देखो दोनों में 4f7 आ रहा है, लेकिन यहां पर किसकी संख्या बढ़ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो बोलो ओवरलैपिंग यहां पर बढ़ेगी या कम होगी, ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बोलो बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। और बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो एटॉमिक रेडियस यहां क्या होगी, कम होगी। यानी यूरोपियम, सुमेरियम एंड गैडोलिनियम दोनों से ही बड़ा होता है। क्लियर बात, सुमेरियम और यूरोपियम में यूरोपियम की रेडियस सुमेरियम से ज्यादा होती, कौन सी वाली रेडियस, मेटेलिक रेडियस। कारण स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यूरोपियम और गैडोलिनियम में स्टेबल कौन, यूरोपियम। या यूं बोल सकते हैं कि गैडोलिनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक और टॉप टू बॉटम जाने पर भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और इस प्रकार से ही हमारे को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी में जिस तरह से बहुत इजी वे में दिया हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन बनता है। और एनसीईआरटी आप लोग देख रहे हैं बहुत इजी वे में हमारी कंप्लीट हो रही है, मतलब हमारा एनसीईआरटी में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम लोग आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की अगर यदि बात की जाए तो देखो आयनिक रेडियस हमारे पास इस जगह दो तरह की होती है। आयनिक रेडियस आप लोगों ने क्लास में पढ़ा भी होगा, एक तो होती है केटाइनिक रेडियस और एक होती है एनाइनिक रेडियस। केटाइनिक रेडियस, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, यानी केटायन तो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, जबकि एनाइनिक में एनायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि केटायन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, एनायन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, उसके कारण केटायन की रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक केटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, जबकि एक एनायन में अगर हम लोग बात करें तो एनायन में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर Z इफेक्टिव कम होता है और सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है, और जब सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी और उसके कारण एटॉमिक रेडियस यानी आयनिक रेडियस बढ़ती जाएगी। तो एनायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है, जबकि केटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है।
बहुत ही सुंदर रूप में यहां पर देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन भी कर लें। एक केटायन इज स्मॉलर देन, मिला बच्चों, आयनिक रेडियस के अंदर बी वाला जो पॉइंट है यहां पर, ए केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज fewer electron while its nuclear charge remains the same। पॉजिटिव चार्ज सेम चल रहा है बट इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती आ रही है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा कौन हो गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो, द साइज ऑफ एन एटम विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम because the addition of one or more electron would result in increased repulsion among the electron and a decrease in effective nuclear charge। For example, the ionic radius of fluoride ion, देखो एनाइन में क्या बोला, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इस बार प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसा हम लोगों ने यहां पर भी लिखा है। अब यहां पर इन्होंने कंपैरिजन करवाया है फ्लोराइड आयन एंड फ्लोरीन एटम। देखो क्या लिखा हुआ है, द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज 136 पिकोमीटर वेयर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज ओनली 64। यदि हम लोग यहां पर बात करें फ्लोरीन एंड फ्लोराइड के बीच में, तो फ्लोरीन और फ्लोराइड में ये पेरेंट एटम है और ये इसका एनायन है, रेडियस ज्यादा किसकी होगी, फ्लोराइड आयन की। इसी प्रकार से सोडियम और सोडियम प्लस में बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें है, सोडियम, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां ज्यादा कौन है, प्रोटॉन, तो यहां Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा इस जगह, तो इसकी आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम। और हम जानते हैं एक केटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। देखो यहां पर, यहां इसको अंडरलाइन भी हम लोग करेंगे। ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 186 पिकोमीटर, देखो दिया हुआ यहां पर, कंपेयर टू द आयनिक रेडियस ऑफ 95 ऑफ द सोडियम। सोडियम प्लस और सोडियम आयन में बड़ा कौन हो गया इस बार, सोडियम, जबकि फ्लोरीन और फ्लोराइड में बड़ा कौन हो गया, फ्लोराइड आयन। क्लियर है बात। तो यहां पर केटायन और एनायन, यहां पर केटायन से बनेगा केटायनिक रेडियस और एनायन से बनेगा एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस और केटायनिक रेडियस में बड़ा कौन, एनायनिक रेडियस। या यूं बोल सकते हैं एक एनायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है और केटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। नाउ नेक्स्ट यहां पर बात करें हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में अगर यदि बात करें तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की अगर बात करें, जैसे नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम प्लस, देखो बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार आया है, इसको बिल्कुल ट्रिपल स्टार रख करके रखो, नेट ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है और ये एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहां पर इस जगह पर सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लें इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन 10 10, यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की संख्या निकालें तो प्रोटॉन है 7 8 9 और यहां पर 11। अब जरा अगर यदि हम निकालें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा कहां पर है, सोडियम, इसका मतलब यहां पर Z इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि यहां पर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो बोलो बच्चों सबसे छोटा कौन हुआ, सोडियम प्लस, सबसे बड़ा कौन हुआ, नाइट्रोजन। यानी इस जगह पर लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन -3 आ गया, और अगर स्मॉलेस्ट अगर यदि देखा जाए तो इस जगह पर आ गया सोडियम प्लस। आप इस बात को एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करो। देखो यहां पर हम लोगों ने इस जगह पर, ये देखो यहां दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में नीचे की तरफ, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज फॉर एग्जांपल ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम +2, मिला बच्चों, हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, हमने लिखा कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो इनकी रेडियस भी सेम होना चाहिए, नहीं, इनका न्यूक्लियस का चार्ज बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या सब में अलग अलग है।
और इसीलिए द केटायन, अंडरलाइन करो, द केटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव ए स्मॉलर रेडियाई। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। जबकि एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जेस्ट रेडियस, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और एनायनिक रेडियस बढ़ती चली जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जितना नेगेटिव चार्ज होगा रेडियस उतनी बड़ी होगी, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा रेडियस उतना ही छोटा होगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमने आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बारे में पूरा यहां से क्लियर कर लिया है और एनसीईआरटी की पूरी एक एक लाइन को पूरा यहां से डिस्कस किया है। अब हम यहां पर बात करेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम नंबर 3.5, which of the following species will have the largest and the smallest size? क्लियर बात, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्लस 3। अब यहां पर इस जगह पर अगर यदि हम बात करें, देखो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, यहां देखो प्रॉब्लम नंबर 3.5 दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 3.5 में हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्लस 3 दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करें मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस 2 में, तो बताओ मैग्नीशियम प्लस 2 और मैग्नीशियम में बड़ा कौन? ऑब्वियस बात है, एक पेरेंट एटम अपने केटायन से हमेशा बड़ा होता है, यानी बड़ा कौन आया? मैग्नीशियम। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस 3 में केटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, तो बड़ा कौन आया? एल्यूमिनियम। अब अगर हम कंपेयर करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तो हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 12, यहां 30, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? कम होगी। यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बड़ा कौन? मैग्नीशियम। तो कंपैरिजन हो गया, इस जगह पर मैग्नीशियम सबसे बड़ा, देन उसके बाद एल्यूमिनियम एटम है तो ये तो हमेशा अपने आयन से बड़े होंगे ही होंगे, देन उसके बाद मैग्नीशियम प्लस 2, देन उसके बाद यहां पर आ गया एल्यूमिनियम प्लस 3, और यहां लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, केटायन आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम अमंग इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, द वन विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज with a very small radius, hence the largest species is magnesium and the smallest one is aluminium plus 3। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? पहले केटायन को पेरेंट एटम से कंपेयर करो, केटायन को पेरेंट एटम से कंपेयर करो, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस 2 में बड़ा कौन? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस 3 में बड़ा कौन? एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में बड़ा कौन? मैग्नीशियम। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन? मैग्नीशियम। और सबसे छोटा कौन? एल्यूमिनियम प्लस 3। ये था कंप्लीट फॉर आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सी वाला पॉइंट हमारे पास आ गया इसमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी होती है, यानी यहां पर न्यूक्लियस है और जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है इसको हमें क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। अब आप सोचो कि अभी तक यहां पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थी, यस और नॉट बच्चों? बराबर थी। अब आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या ये एटम अनबैलेंस नहीं हो गया? और अगर अनबैलेंस हो गया इसमें कमी किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन जो चला गया है उतनी एनर्जी अगर हमें कहीं से मिल जाए तो ये एटम वापस बैलेंस्ड हो जाएगा, और इसी के कारण जब एटम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो बदले में ये एटम एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिमूव करेगा, उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और बच्चों आप लोगों को पता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लूज करता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो उतना ही ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस बनता चला जाएगा। जैसे
अगर यदि हम बात करें x से हम लोगों ने बनाया x प्लस और x प्लस से बनाया यहां पर x प्लस 2, अगर हम लोग बताओ बच्चों यहां पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले 1, फिर यहां पर हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इस जगह पर, तो अब यहां से बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस ज्यादा हो गया, x से x प्लस बनाने में, x से x प्लस बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, केवल 1, x से x प्लस 2 बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए 2, बताओ कहां इलेक्ट्रॉन का लॉस ज्यादा हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कौन एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। कौन सा प्रोसेस ज्यादा एंडोथर्मिक होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। यानी अगर हम यहां पर IP1 ले लें और यहां पर IP2 ले लें, IP एक कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब किसने करी, IP1 में या IP2 में, IP2 में। ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होगा, IP1 या IP2। तो यहां पर हमारे पास इस जगह पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस बढ़ता चला जाता है और IP1 से ज्यादा IP2, IP2 से ज्यादा IP3, यानी सक्सेसिव अगर यदि IPs की बात करें तो IP1 से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, IP2 की, और IP2 से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, IP3 की। यानी सक्सेसिव IP की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती ही चली जाती है। यहां देखो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम X in its ground state. In other words, the first ionization enthalpy for an atom, for an element X is the enthalpy change for the reaction depending equation. यहां एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पर यानी पेज नंबर 85 पर आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, चाहे आप यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल दो। एग्जैक्ट वर्ड एनसीईआरटी ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिया हुआ है। नाउ हम आते हैं अगले पेज पर और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहां चल रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में केवल अंडरलाइन करेंगे, हम लोगों ने नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो यहां पर x से x प्लस, जैसा हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। x से x प्लस 1 बनाओगे तो ये कहलाएगा IP1, यहां x प्लस 1 से x प्लस 2 बनाया है, ये कहलाएगा IP2। यहां सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा यहां पैराग्राफ पर अंडरलाइन करो, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल। जरूर याद रखें, एग्जाम में कई बार ऐसे छोटे-छोटे से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। वी कैन डिफाइन द second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electron. अच्छा बच्चों ये बात याद रखो, जैसे अगर हम IP2 निकाल रहे हैं तो हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करना है, अगर हमें IP3 निकालना है तो हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अगर हमें IP1 निकालना है तो हमें वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और अगर हमें nth IP निकालना है तो हमें n वाला इलेक्ट्रॉन ही निकालना पड़ेगा। तो ये बात याद रखो कि जो भी आईपी आप निकालना चाह रहे हो, जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी आप निकालना चाह रहे हो, वही नंबर का इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन शोन इन इक्वेशन 3.2। यहां पर इन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू इसको शो किया है। अच्छा नेक्स्ट यहां पर सेकंड पैराग्राफ में आ जाए, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। देखो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मींस प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। यहां से हमारे पास एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। जैसे हम लोग यहां पर क्वेश्चन पर बात करें, इस जगह एग्जाम्पल मोस्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन हमारे एग्जाम नीट पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर फर्स्ट हमने यहां ले लिया एल्यूमिनियम गैस से एल्यूमिनियम +1, सेकंड यहां ले लिया एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम +2, थर्ड यहां ले लिया यहां पर एल्यूमिनियम +2 से एल्यूमिनियम +3, और फोर्थ यहां ले लिया इस जगह एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम +4। अब जरा यहां पर बताओ
यहां पर बोलो कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन निकला, फर्स्ट, यानी ये क्या कहलाएगा, IP1। यहां कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन निकला, सेकेंड। बोलो बच्चों कौन सा IP2। यहां पर कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन, थर्ड, ये IP3। और यहां पर कौन सा आया, IP4। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी हमारे को, वो कौन से प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगी, IP4। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सक्सेसिव IP हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आते हैं। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मोस्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आंसर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम +4, यानी IP4 हमारे पास। जितने भी नंबर का इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं वही उसका IP कहलाता है। ये IP1, ये IP2, ये IP3 और ये IP4। यहां पर वापस अगर हम प्रीवियस पेज पर आ जाएं तो हमने यहां पर बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमने पढ़ा है, because it is more difficult to remove an electron from a positive charge ion than from a neutral atom. We have already discussed कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इससे ज्यादा आपको इसमें कोई और अंडरलाइन नहीं करना है, पर्याप्त है, हमें पूरा प्रोसेस जहां से समझ में आ गया। अब हम इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर एक पीरियड में, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर यदि जाते हैं तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर होल्डिंग, बोलो इंक्रीज होगी या डिक्रीज, इंक्रीज। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन पर होल्डिंग अगर ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान या मुश्किल, मुश्किल। और अगर इलेक्ट्रॉन को मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहता है लेकिन न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहता है लेकिन न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, इसका मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, तो हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहां पर आईपी की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ बढ़ती आती है, और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ गया वो हम लोग यहां पर अगर यदि बात करें इस जगह पर कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इस जगह पर जेड इफेक्टिव बढ़ता तो है, लेकिन सपोज यहां पर इस जगह पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, बट अगर यहां पर जैसे बेरिलियम और बोरोन आ गया, अब यहां पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। इन नीट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2, बोरोन का 2s2 2p1। अब जरा बताओ कौन स्टेबल है, बेरिलियम। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बेरिलियम से। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, बेरिलियम में। तो ये बताओ IP1 हम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले बेरिलियम में से पहला, तो बेरिलियम के लिए कौन सा IP1, बोरोन के लिए कौन सा IP1। अगर दोनों के IP1 को कंपेयर किया जाए तो बोलो बच्चों किसका IP ज्यादा होगा, बेरिलियम का। अब यहां पर इस जगह पर अगर बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बार कॉन्फ़िगरेशन यहां 2s1 और यहां क्या आ गया 2s2। इस बार ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 1। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2। तो अब बताओ बच्चों कौन सा IP आएगा, IP1 या IP2, IP2। इस बार स्टेबल कौन है, बोरोन। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बोरोन, जो ऑलरेडी +1 में आ चुका है। इस बार बोलो IP2 ज्यादा किसका होगा, बोरोन प्लस का। सेम कंडीशन अगर हम IP1 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में निकालें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 और ऑक्सीजन का 2p4। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन, नाइट्रोजन। IP1 ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे +1, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, 1। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है अब हमें, सेकेंड। तो अब हम किसको कंपेयर करेंगे, IP2 को। और IP2 को जब कंपेयर करोगे तो यहां कॉन्फ़िगरेशन बोलो कौन सा आया, 2p2 और 2p3। बताओ कौन स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन प्लस बोलता है मैं स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करूंगा। हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो बोलो IP2 ज्यादा किसका होगा,
ऑक्सीजन का। यानी IP1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, but IP2 of nitrogen is less than oxygen. Same, IP1 of beryllium is greater than boron, but IP2 of beryllium less than boron. क्लियर बात? तो यहां पर हमारे पास इसमें ये कुछ पॉइंट इस जगह दिए हुए थे। यदि हम लोग बात करें यहां पर प्रीवियस पेज में, देखो यहां पर इस जगह पर इन्होंने एटॉमिक नंबर के साथ डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी के इस जगह पर इंडिकेट किया है। यहां पर जैसे लिथियम, फिर सबसे बड़ा कौन, नियोन, क्योंकि हीलियम और नियोन क्या है, इनर्ट गैस। यानी एक पीरियड की अगर यदि बात करें तो मोस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस जगह पर कौन रखेगा, हर बार यहां पर इनर्ट गैस। सबसे लीस्ट किसका होगा, फर्स्ट मेंबर का, यानी एल्कली मेटल का यहां पर सबसे कम, और जबकि इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा, यानी यहां पर लीस्ट होगा एल्कली मेटल, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सबसे ज्यादा किसका होगा, इनर्ट गैस का। तो एक पीरियड में सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी रखने वाला इनर्ट गैस, सबसे कम आयनेशन एनर्जी रखने वाला कौन, एल्कली मेटल्स। नाउ नेक्स्ट, यहीं पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पेज नंबर 86 पर, ये बच्चों आप लोग देख लेना, नई और पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर हो सकता है चेंज हो सकते हैं। यहां जो ग्राफ दिए हुए हैं फिगर 3.6 के जस्ट बाद, जो फिगर 3.6 है उसके जस्ट बाद पेज नंबर 86 दिया हुआ है। इस पर हम लोगों ने यहां कुछ अंडरलाइन करना है। आयनेशन एनर्जी के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट एक बार हम ये भी देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने वो की वही बातें यहां पर बोली हुई है। मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें देखना पेज नंबर 86 पर सेकंड पैराग्राफ पर, when we move from the lithium to fluorine across the period, second period, successive electrons are added to orbital in the same principal quantum level, and the shield of the nuclear charge by the inner core of the electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus. यानी यहां पर बोला हुआ है कि सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है इनर कोर के इलेक्ट्रॉन उनकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअस इंक्रीजेस। नेक्स्ट आगे अंडरलाइन करो, इस जगह पर थस द अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग, शील्डिंग के कंपैरिजन में जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है। That's why the outermost electron are held more and more tightly and the ionization enthalpy increases. जैसा we have already discussed. एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। As we go down ग्रुप, अगर ग्रुप में अगर हम लोग बात करें कि टॉप टू बॉटम आने पर यहां पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस जगह लगातार कम होती चली जाएगी। यहां पर देखो अंडरलाइन करो, as we go down a group the outermost electron being increasingly farther from the nucleus, there is an increased shielding of the nuclear charge by the electron in the inner level. In this case, increasing shielding outweighs the increasing nuclear charge, and the removal of the electron, outermost electron, required less energy down a group. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी में थर्ड पैराग्राफ में यहां पर इसी के नीचे आ जाए, इस जगह पर यहां थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पैराग्राफ में आप लोग कंपेयर करो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन को अंडरलाइन करो। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। इसी में पैराग्राफ में नीचे की तरफ यहां दिखा हुआ है, द पेनिट्रेशन ऑफ ए 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ ए 2p इलेक्ट्रॉन, हेंस द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है, वो अपन ने क्लास में पढ़ा है, यहां पर अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। इसी प्रकार से इन्होंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी को। इसी पैराग्राफ में आगे अंडरलाइन करो, देखो यहां लिखा हुआ है अनदर अनदर एनोमोली लिखा हुआ है, मिला देखो यहां पर बच्चों, another anomaly is the smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to the nitrogen. This arises because in the nitro atom 3 2p electron reside different atomic orbital, Hund's rule, whereas in the oxygen atom 2 of 4 2p electron most occupy the same 2p orbital, resulting in an increased electron repulsion. Consequently, it is easier to remove the fourth 2p electron from oxygen then it is to remove one of the 3 2p electron from nitrogen. इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको एक्सप्लेन किया है। इन्होंने बोला है कि यहां पर इस जगह पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, देखो इस कंक्लूजन को भी याद रखना आप लोग, ऑक्सीजन में 2p4 होता है, नाइट्रोजन में 2p3 होता है। यहां पर इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, जबकि 2p4 को अगर हम इंडिकेट करें तो 1 2 3 एंड 4, बताओ कहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया? ऑक्सीजन में। कहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है? ऑक्सीजन में। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो यहां से सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर सिग्मा अगर यदि बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोलो बच्चों क्या हो जाएगी? कम। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस जगह पर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर बात? यस और नॉट? यस। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इस जगह अगर यदि आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस लाइन को यहां पर हम लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पूरा इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करो, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरह से इस पैराग्राफ को लिखा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम नंबर 33.6। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन के डाटा इस जगह पर दिए हुए हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में यदि हम लोग यहां पर बात करें, इस जगह पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अब जरा यहां पर देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन रखता है? मैग्नीशियम। ये आ गया 3s1, ये आ गया 3s2, यहां 3p1 और यहां 3p2। अगर हम ip1 के ऑर्डर की बात करें तो सोडियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, फिर आ गया मैग्नीशियम, देन उसके बाद क्या आ गया? सिलिकॉन। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एल्यूमिनियम का डाटा क्या होगा? तो एल्यूमिनियम का डाटा सोडियम से क्या होगा? ज्यादा, और मैग्नीशियम से क्या होगा? कम होगा। जरा यहां प्रीवियस पेज पर आते हैं हम लोग। इस जगह देखो सोडियम का डाटा क्या दिया हुआ है? 496, और यहां पर मैग्नीशियम का डाटा क्या दिया हुआ है? 737। तो एल्यूमिनियम का डाटा सोडियम से तो ज्यादा और मैग्नीशियम से क्या होगा? कम होगा। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें। और यहां लिखा हुआ है इट विल मोर क्लोजर टू 575, जो किससे ज्यादा हो गया? सोडियम के डाटा से, और कम किससे हो गया? मैग्नीशियम के डाटा से। यानी एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से तो ज्यादा और एल्यूमिनियम से क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से याद रखो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 3.6। अंडरलाइन कर लें आप लोग।